नमस्कार, स्वागत है आपका ई रूपी सेगमेंट के तीसरे एपिसोड में। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे कि ई रूपी यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस अमंग ई रूपी, क्रिप्टो करेंसी एंड यूपीआई। तो पहला जो फैक्टर है वो है ट्रस्ट। क्रिप्टो करेंसी पहली बात की लीगल टेंडर नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, कोई सोवरेन करेंसी नहीं है, जबकि ई रूपी भारत सरकार द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इशूड लीगल टेंडर करेंसी है। इसकी भारत सरकार गारंटी लेती है, तो एक ये मेजर डिफरेंस हो गया। अब बेसिकली इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई बेसिकली एक मोड ऑफ पेमेंट है। जैसे आपका एनईएफटी है, आरटीजीएस है, वैसे एक यूपीआई एक मोड ऑफ पेमेंट है। और ये मोड ऑफ पेमेंट किसी भी देश, बेसिकली भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे लीगल करेंसी को ट्रांजैक्शन करने के लिए ये मोड है जिसको यूज में लाया जाता है। ई रूपी आरबीआई द्वारा इशूड एक डिजिटल करेंसी है जो कि इक्विवेलेंट है कैश करेंसी के। क्रिप्टो करेंसी का कोई लीगल टेंडर नहीं है। दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि क्या हम ई रूपी और क्रिप्टो को किसी भी कैश के अगेंस्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ई रूपी तो इक्विवेलेंट कैश है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। कहीं आप ई रूपी किसी को ट्रांसफर कर दीजिए, वो आपको कैश दे देगा, या वाइस वर्सा होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कैश में कन्वर्टेबल नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है ई रूपी में और क्रिप्टो करेंसी में। तीसरी जो डिफरेंस है वो है माइनिंग का। क्रिप्टो करेंसी में आपने सुना होगा कि माइन हो रहा है, शिबा इनू माइन कर लिया या फिर बिटकॉइन माइन कर लिया। ई करेंसी ई रूपी माइन नहीं हो सकता। क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग होती है, ई रूपी में माइनिंग नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो इक्वल टू फिजिकल करेंसी होती है, इसीलिए इसके माइनिंग होने का कोई चांसेस ही नहीं है। चौथा मेन इशू है वो है वोलेटिलिटी का। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी ज्यादा है। कभी 2 घंटे पहले $10 का होता है, 2 घंटे के बाद वो $12 का हो जाता है, अगले दिन आप देखिएगा तो $8 का भी हो जाता है। बिटकॉइन का आपने देखा होगा $100 था 2014 में, $100 से $80 लाख पे वैल्यूएशन एक बिटकॉइन की पहुंच गई, उसके बाद गिर के $20 लाख पे आ गई, अभी $27 लाख पे चल रही है। तो इसका कोई हिसाब ही नहीं है कि भाई ये फ्लक्चुएशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कौन गारंटी ले रहा है। इसकी कुछ तो होना चाहिए ना गारंटी, यदि करेंसी है तो। लेकिन ई रूपी की गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती है, जैसे कैश की गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप नोट पे देखते हो ना, रिजर्व बैंक आपको ऑथराइज करता है 10 रुपए अदा करने का, वैसे ही ई रूपी भी होगा, आपको रिजर्व बैंक ऑथराइज करेगा उस वैल्यू के ट्रांजेक्शन का। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती नहीं है। चौथा जो है वो ट्रस्ट का इशू है। मेन जो ट्रस्ट फैक्टर है कि भाई क्रिप्टो करेंसी की कोई गारंटी तो ले नहीं रहा, ई रूपी की गारंटी भारत सरकार ले रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले रहा है। अब आते हैं ई रूपी वर्सेस यूपीआई। ई रूपी और यूपीआई में क्या, जैसे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि यूपीआई एक मोड ऑफ पेमेंट है। यूपीआई के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि वो ट्रांजेक्शन की बैकिंग होती है फिजिकल करेंसी की। बैंक में आपके पास कैश का इक्विवेलेंट रुपया होगा तभी आप ट्रांसफर कर पाइएगा, किसी को कहीं भी लेन देन कर पाइएगा, किसी को दे पाइएगा। जिसके पास होगा वो आपको देना चाह रहा है तो आपको दे पाएगा। इसका मतलब यह है कि यूपीआई एक मोड ऑफ पेमेंट है जिसके थ्रू कैश डिजिटली ट्रांसफर हो रहा है, कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है। कैश तो होना ही चाहिए, कैश की बैकिंग होनी चाहिए, लेकिन ई रूपी के केस में कैश की बैकिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कैश का इक्विवेलेंट है वो, जिसकी गारंटी भारत सरकार ले रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले रहा है। तो यूपीआई और ई रूपी में मेजर डिफरेंस यही है कि यूपीआई में कैश की बैकिंग होनी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। लेकिन ई रूपी के केस में एक तो आपका बैंक अकाउंट होने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा कैश की बैकिंग की जरूरत नहीं है। जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है यूपीआई और ई रूपी में वो है सेटलमेंट का। जब भी आप यूपीआई के थ्रू आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो लेने वाला बैंक और देने वाला बैंक, मतलब रिसीवर बैंक और ट्रांसफरी बैंक, ये दोनों आरबीआई से कंफर्म करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। पहले लेने वाला चेक करता है कि ये ट्रांजैक्शन आया है, देने वाला भी ये चेक करता है आरबीआई से कि ये मैंने ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन रिसीवर बैंक में गया है कि नहीं गया। जब आरबीआई कंफर्म करता है तब वो ट्रांसफर सेटल्ड आरबीआई करता है। उसमें कुछ टाइम लगता है
एनईएफटी के केस में भी यही होता है, 2 घंटा 3 घंटा लगता है। आरटीजीएस हालांकि रियल टाइम हो जाता है, लेकिन एनईएफटी के केस में 2-3 घंटे तो बैंक्स लेते ही लेते। यूपीआई के केस में भी यही होता है, आरबीआई टाइम लेता है, हालांकि अब वो टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ समय लगता है वो लगता है कि हाँ भाई ये ट्रांसफर दोनों बैंक कंफर्म पहले आरबीआई से करते हैं। लेकिन ई रूपी के केस में आरबीआई ही कंफर्म करता है कि हाँ आपके वॉलेट से इतना ई रूपी कट गया, इतना रूपी डिपॉजिट हो गया, तो वो रियल टाइम सेटलमेंट होता है। यही मेजर फर्क है ई रूपी में और यूपीआई में और क्रिप्टो करेंसीज में कि भारत सरकार इसको डिजिटल इंडिया के प्रमोशंस में यूज कर रही है, डिजिटली सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रही है। भारत की आबादी का बहुत सारा हिस्सा अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोसों दूर है, उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रही है। एक और डिफरेंस है कि क्या ये इंटरनेट जरूरी है ई रूपी के ट्रांजैक्शंस के लिए? अभी तो थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा जब ये करेंसी आएगी, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ जैसे ये प्रोसेस सेटल होगा तो आरबीआई का ये कहना है कि इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फिजिकल कैश के जैसा वॉलेट में आप लेके अपना चलेंगे और ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, आपके वॉलेट से कट जाएगा, डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसफर हो जाएगा कंपेटेबली, और इसके लिए सारे डिवाइसेस कंपेटिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल डिवाइस बने, सारे डिवाइसेस इसके लिए कंपेटिबल होंगे। ये मैंडेट है आरबीआई का और भारत सरकार। सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।